सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रांजल कश्यप स्वागत करती हूँ आपका मुरादाबाद दर्शन के हमारे इस एपिसोड में, जहाँ हम आए हैं श्रीमती बीना अग्रवाल जी के स्मृति पार्क में। और आज हम बात करने वाले हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष जी से और जानने वाले हैं उनके विचार कि वो क्या सोचते हैं मुरादाबाद में जो राजनीति अभी चल रही है, जो दौर अभी चल रहा है राजनीति का, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुरादाबाद में हम अभी इस पार्क में हैं, तो स्वच्छता के बारे में अभी तो हमें यहाँ पर काफ़ी स्वच्छता दिखाई दे रही है, लेकिन अगर पूरे मुरादाबाद की हम बात करें तो स्वच्छता में मुरादाबाद किस पायदान पर खड़ा है? मुरादाबाद में जहाँ अगर आप स्वच्छता की बात करेंगे तो जिस तरह से शहर का विकास होना चाहिए और उस विकास के पैमाने में कहीं ना कहीं स्वच्छता की भी अपनी अहम और विशेष भूमिका है, तो नागरिकों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो अथॉरिटीज़ हैं, वो नगर निगम है या जो लोकल अथॉरिटीज़ और भी लेवल पर या जो प्रेमाइसेस होते हैं, बेसिकली कमर्शियल प्रेमाइसेस जो हैं, तो उनका जो वेस्ट है वो सड़कों पर ना आए और हमें भी पे बैक टू सोसाइटी की सोच के साथ जो हम आम नागरिक हमारे देश, क्षेत्र और प्रदेश के प्रति, हमारे शहर की साफ सफाई और गंदगी को कम करने के प्रति जो हमारा कर्तव्य बोध होना चाहिए, सबसे पहले प्रत्येक नागरिक को उस कर्तव्य बोध के प्रति सजग होना पड़ेगा और अथॉरिटीज को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो अभी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम मुरादाबाद में चल रहा है, लेकिन अगर हमारा नागरिक मुरादाबाद का अगर वो दे रहा है पैसा डोर टू डोर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हैं, और वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं वो अपने बेसिस पर उन कर्मचारियों की तनख्वाहें दे रही हैं, अगर वही जो लेबर है वो सीधे निगम से कनेक्टेड हो जाए और सीधे अगर लोगों को घर से फ्री ऑफ कॉस्ट कूड़ा उठने लगे, उन्हें कोई पैसा ना देना पड़े और लेबर को भी अच्छा मेहनताना अथॉरिटीज से मिलने लगे, तो बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था मुरादाबाद के अंदर हो सकती है। लोगों में ये ध्येय पैदा हो सकता है कि हमें कूड़ा सड़कों पर नहीं डालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेने वाला हमारे घर ही पहुंचेगा और लेने वाले को पता है कि मुझे इससे पैसा नहीं सरकार से मिलेगा और मुझे इसका काम करना भी मेरे कर्तव्य की परिधि में और मेरे फर्ज की परिधि में आता है। साथ ही साथ जो कमर्शियल हमारा वेस्ट है उसका निस्तारण सुनिश्चित हो और जो पूरे क्षेत्र से एक सैनिटरी इंस्पेक्टर तक की जो ड्यूटी है या सुपरवाइजर्स की, बेसिकली सारा जो भार बोझ है वो स्वीपर्स पर है। पर अगर सारी अथॉरिटी मिलकर के काम करे, और अभी हम देखते हैं कि स्वीपर्स काम करते हैं, उनका फोटो लेकर के डाला जाता है ऐप पर और तब ये निश्चित हो जाता है कि साफ सफाई हो रही है। लेकिन अगर ऐसे ही हम कोई ऐप बना करके सारे शहर को अगर हम जोड़ दें, और ऑलरेडी ऐप है, भारत स्वच्छ भारत का भी ऐप है, लेकिन अगर और हम लोकल लेवल पर बना दें और अगर कहीं लगता है कि उस ऐप के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये मनोभाव और ये भावना पैदा कर सके कि उन्हें अपने शहर को साफ रखने के लिए अपना कदम प्रतिदिन निश्चित निरंतर बढ़ाना पड़ेगा, तो निश्चित ही शहर, हर क्षेत्र, हमारे विद्यालय, हमारे कमर्शियल, हमारे बाजार, हमारे पार्क और हमारा स्वास्थ्य वो भी पूरी तरीके से स्वच्छ होगा, मजबूत होगा और अच्छे विचार और हमारी उन्नति भी सफाई से जुड़ी है। माता लक्ष्मी भी वहाँ वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है। कोविड-19 की वेव में भारत के हर तबके ने हर तरह से परेशानियों का सामना किया, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबने परेशानियों का सामना किया। आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद में स्वास्थ्य सेवा हमारी सरकार ने, हमारे जो अभी रिसेंटली जो वर्क कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस, उसने कितना काम किया है? If I say in 2021, that's not new for the Muradabad or even for the nation or the worldwide. सभी ने ये 2020 में देख लिया था जो हाल विश्व के कई देशों में, अमेरिका, चाइना, कई जगह हुआ था, उससे सीख लेने के बजाय आपने उस वक्त का इंतजार किया जब हालात बिगड़े। जबकि हेल्थ जो है, अगर मुरादाबाद की आप विशेषकर बात कर रहे हैं, तो मुरादाबाद जितना राजस्व कमाता है, चाहे वो कमर्शियली गेन करता है, कर्मचारियों की सैलरी से आता है, चाहे एक्सपोर्टर्स के पास से आता है, जितना गेन करता है उसके हिसाब से अगर मुरादाबाद की आबादी, जो अभी हमारे पास वोटर लगभग 4 लाख के आसपास है, तो आप मान लीजिए उसके 4 गुना हमारी आबादी होगी, तो उसके हिसाब से हमें एट प्रेजेंट किसी भी पैंडेमिक के लिए, किसी भी हालातों के लिए, अभी हाल ही में डेंगू और उसके साथ साथ अन्य भी संचारी रोग चले हैं, पर उन संचारी रोगों के रोकथाम के लिए कार्यक्रम तो बहुत चलाए जाते हैं, पर साधारण जनमानस के साथ उसका जुड़ाव और साधारण जनमानस तक उसकी पहुंच और ग्राउंड लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन
और सही मायनों पर जिस उद्देश्य से वो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनकी सार्थकता हमेशा क्षीण और शून्य रही है, क्योंकि सिस्टम के साथ साथ सरकारों की भी उदासीनता रही है। और मैंने जो अभी जिक्र किया कि राजस्व का मैं बार बार जिक्र अगर कर रहा हूं, तो अगर हमारे शहर की आबादी 10 से 15 लाख है तो 1 लाख की आबादी के लिए हमें हर हाल में, चाहे हालात बिगड़ते हो या सुधरते हो, चाहे प्लाज्मा की बात हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, बेसिकली आज हमने बहुत कुछ, पूरी दुनिया जो जुड़ी हुई है अपने आप में, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई है। ऐसे हालातों के लिए हमने कोई SOS ऐप नहीं बनाया है। ऐसा कोई SOS ऐप लोकल लेवल पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाए जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स ने अपनी मनमानी की, या हो सकता है उन्होंने अपना सहयोग समाज के प्रति देते हुए, और काम का लोड बहुत ज्यादा था तो रेसिडेंट डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा कमी मुरादाबाद के अंदर रही, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। जो हमारे पास डेंटल जैसे कॉलेजेस में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर दी। अगर उनको भी हम सेंट्रलाइज करके उस ऐप के माध्यम से उनका सहयोग हम मुरादाबाद के लिए, और ऐसे समय के लिए जहां मानव को उठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मानव ने ही मानवता निभाते हुए एक नहीं लाखों जानों को बचाने का काम किया। सरकारें मास्क लगाने के लिए तो कहती हैं, पर सरकारें जो इंपोर्ट कर करके कोविड के जो स्प्रेडर्स को लेकर के आती है और फिर ला करके शहरों, गलियों, बस्तियों, क्षेत्रों और प्रदेशों में छोड़ देती है, और जब फैलता है तो उसका इल्जाम वो आम जनमानस पर लगाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा धूर्त कार्य विशेषकर विदेश मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और विशेषकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है। फिर उस व्यक्ति को पकड़ने का काम करते हैं। अगर वो पहले ही उसको क्वारंटाइन करके, और ऐसी संभावना जो 12-14 दिन की जिसमें वो स्प्रेडर हो सकता है या इन्फेक्ट हो सकता है या औरों को इन्फेक्ट कर सकता है, अगर उसको ही वो वहां रोक लें और एक देश के नागरिक को एक अच्छी सुविधा दे दें, तो ना तो हमें राशन की लाइन में लगना पड़ेगा, ना हमें पैदल सड़कों पर चलना पड़ेगा, ना हमें अपने रोजगार को छोड़ के आना पड़ेगा, ना हमें दर दर भटकना पड़ेगा, ना हमें मुखबनी करनी पड़ेगी। लेकिन जो सिस्टम, सरकार और विभागों और मंत्रालयों, इनकी चूक की वजह से हजारों लाखों परिवारों ने अपने परिवार की जानों को खोया है, हजारों परिवारों के घरों में मातम छाया है। और आज भी सुविधा के नाम पर, आज भी अगर व्यवस्थाओं के नाम पर, आज भी अगर आगामी थर्ड वेव की बात अगर की जा रही है, आपने मुझसे क्वेश्चन 2021 के संदर्भ में किया है, मैं उसी को इंगित करते हुए बात कह रहा हूं। प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं की, MDO को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जोड़ा गया, ऑक्सीजन प्लांटों पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई, तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन अगर पहले इसका होमवर्क कर लिया गया होता तो ऐसा नहीं होता। जहां हमारे देश ने कई हजार मेट्रिक टन ऑक्सीजन दूसरे देशों को दिया, और यहाँ पर फिर ट्रेन चला करके ये कहा गया कि यहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास पूरी प्रतिपूर्ति थी। तो हमारी जानों के साथ ये निश्चित तौर पर एक आम भारतीय नागरिक की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ गिड़गिड़ाने तक ही सीमित थी। उसके आगे वो कुछ भी कर पाने में पूर्ण रूप से असहाय था। लेकिन मैं इसके नकारात्मक पहलू पर अगर बात कर रहा हूं तो वो बीते कल की बात हो गई। अगर आज हम सन 2022 के अंदर, और मुरादाबाद दर्शन जो मुरादाबाद की ऐसी मुख्य और मजबूत आवाज है, वो मुझसे अगर पूछे और मेरी बात को अधिकारी, सरकार, मंत्री और संबंधित स्वास्थ्य विभाग अगर सुन रहा हो, तो आबादी के अनुपात के हिसाब से हमें आज भी बड़े ग्राउंड्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर एक SOS ऐप डिजिटल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इवन 2021 में टेस्ट भी लोगों के नहीं हो पाए, ना ही सरकारी माध्यम से और ना ही प्राइवेट माध्यम से। बड़ी बड़ी लैब्स ने 3 दिन और 7 दिन के अंदर तो सैंपल की डेट दी, टेस्ट का रिपोर्ट आना तो बहुत दूर की बात थी। इसके साथ साथ ही जो हमारे CSC सेंटर्स हैं, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और जो हमारे मेडिकल के क्षेत्र में ट्रेनिंग करने वाले नर्सिंग के छात्र हमारे, उनको अगर रोजगार भी दे दिया जाए, आज बड़े बड़े ब्रांड नेम, डॉक्टर लाल पैथलैब, मैनकाइंड और बहुत सारे ऐसे नाम जो केवल यहाँ पर सैंपल लेने का काम करते हैं, उनकी जांचें मुरादाबाद में नहीं, बरेली में होती हैं या बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। हमारी जांचें तो, हमारी जो लैब है, कोविड की भी लैब यहाँ पर सिक्योरिटी हुई है और भी जगह हुई है। अगर उन CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हम डायग्नोस के लिए अगर मेडिकल स्टाफ हम बढ़ा दें तो हमें रोजगार तो मिलेगा ही, हमारा स्वास्थ्य ढांचा भी मजबूत होगा
और अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी भी मिलेगी और किसी भी बुरे से बुरे हालात के लिए हम तैयार रहेंगे। तो उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमें डायग्नोस सेंटर के रूप में भी ऐसे समय में परिवर्तित करने का काम करना चाहिए और हर स्तर पर हमें आगे बढ़ करके कल भले ही हालात कैसे हो लेकिन बुरे से बुरे हालात हम देख चुके हैं, उससे बदतर हालात ना हो उसकी तैयारी हमें आज इसी क्षण से करनी चाहिए। और मेरे अनुसार लगता है कि नागरिकों का सहभाग इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नागरिक जब तो त्राही त्राही करते हैं जब बिल्कुल सर पर आ जाती है। अगर आवाज उठाते हैं तो निश्चित तौर पर मुरादाबाद के नागरिकों का स्वास्थ्य, मुरादाबाद के नागरिकों की जान की गारंटी अगर कोई ले सकता तो मुरादाबाद के नागरिकों की आवाज, मुरादाबाद के नागरिकों का हल्ला बोल और मुरादाबाद दर्शन जिसने ये आवाज उठाने का काम किया है, वही इन गूंगी, बहरी और अंधी सिस्टम, सरकार और व्यवस्था को चकनाचूर करके हमें हमारी जान की गारंटी, हमारे परिवार के स्वास्थ्य और जान की गारंटी दिला सकता है। मुरादाबाद हमारा एक महानगर है और हमारी महानगर में अगर आसपास के इलाकों को मिलाकर देखा जाए तो सरकारी और गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस की अगर हम पूरी एक मिलाकर टेबल बनाएं तो हमारे पास 30 से 35 करीबन यूनिवर्सिटीज होंगी। इससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे। लेकिन कोई भी इंसान शिक्षा क्यों ग्रहण करता है? उसका जो मेन मोटिव होता है वो तो यही होता है ना कि वो शिक्षा प्राप्त करके अपने घर वालों के लिए, अपने आप के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए और सबसे पहले वो अपने लिए रोजगार अर्न कर पाए, अपने लिए रोजगार की प्राप्ति कर पाए। लेकिन अगर हम आज की बात करें, हमारे पूरे भारतवर्ष की बात करें या हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो रोजगार व्यवस्था इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है कि आज लाखों ग्रेजुएट्स सड़कों पर घूम रहे हैं। 10-12 हज़ार की नौकरी पाने के लिए लोग तरस रहे हैं और यही हाल हमारे मुरादाबाद का भी है। हमारे मुरादाबाद में भी 30, 35, 40 ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी फीस तो बहुत हाई है, लेकिन अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट ग्राउंड लेवल पर 0। 10-15 हज़ार के मजदूर बनते हैं ग्रेजुएट करने के बाद भी। तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? 10-15 हज़ार के ग्रेजुएट मजदूर बने या फिर वो शिक्षा ग्रहण ही ना करें? क्योंकि मैं मुरादाबाद का बेटा हूँ और मुरादाबाद दर्शन मुझसे बहुत अच्छी बात मुरादाबाद के विषय में पूछ रहा है, क्योंकि किसी भी शहर, किसी भी देश क्षेत्र और एक पीढ़ी के लिए, वर्तमान समय की जो भी युवा पीढ़ी होती है उसके लिए एजुकेशन सबसे मेन बैकबोन है उस समाज के समग्र विकास की। आपने जो मुझसे बात की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुरादाबाद दर्शन ने रखा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि किसी भी देश, आज हम केरल जैसे राज्य को देखते हैं तो जहाँ लिटरेसी 98% है, वैसे ही उत्तर प्रदेश को हम आबादी के संदर्भ में अगर देखें जहाँ 22 से 25 करोड़ की आबादी है, वहाँ मुरादाबाद में जो आज तक 94 और 2000 के बाद में मुझे नहीं पता है देयर एनी काइंड ऑफ न्यू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और नॉट, पर जब ये अवसर ही नहीं रहेंगे, इसका मतलब है कि एजुकेशन का या हर चीज़ का आज देखा जाए तो भारत में विशेषकर किसी भी नागरिक की प्रत्येक आवश्यकता और उसकी ज़रूरतों का कमर्शलाइजेशन हो गया है। जबकि शिक्षा पाने का हमारे देश में एक कानून भी है, राइट टू एजुकेशन, और उस राइट टू एजुकेशन के तहत जो हमारा 10% या वॉट एवर 25% का जो हमारा रहता है रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और सभी के लिए, सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सभी हो, उन सबकी भी अकाउंटेबिलिटी वो भी उत्तरदायी हैं उस क्षेत्र में जिसमें वो इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रति। परंतु व्यवस्था के साथ उनका इस प्रकार का जो साठगांठ है, उससे मैंने ये देखा है कि राइट टू एजुकेशन में भी अगर आपका नंबर भी आ जाता है, इवन अ रिसेंट केस इफ आई डिस्कस विद यू, तो अभी CL गुप्ता में 4 बच्चों का चयन राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हुआ। मैं ये एक प्रूव्ड बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उनसे मेरा इस पर काफ़ी बात हुई। मैं 2 केसेस राइट टू एजुकेशन के लेकर के गया और वो दोनों ही एडमिशन्स नहीं हुए। अब बताइए आप वहाँ क्या फॉल्ट निकालेंगे? इवन बेसिक शिक्षा अधिकारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा, CL गुप्ता के वकील को हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब उन 4 बच्चों के एडमिशन राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हो पाए हैं। मुरादाबाद या उत्तर प्रदेश या भारत का कोई भी आम नागरिक शिक्षा पाना प्रत्येक वर्ग, जाति, अमीर, गरीब, हर रंग के व्यक्ति का मूल अधिकार है शिक्षा पाना। और उस मूल अधिकार से वंचित
ये उपभोक्तावाद। आप पैसा देंगे, आप गधे हैं या घोड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा है तो आप बड़े से बड़े स्कूल में जा सकते हैं। और वहां भी सरकारों का या प्रशासन का कोई भय नहीं है। बच्चों पर आज इतना लोड है, मैं आपकी बात से बाहर नहीं जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको आंसर करूंगा अभी। आज छोटे से बच्चे को लेकर के इतनी एक्टिविटीज बढ़ा दी, वो क्या बना पाएगा क्राफ्ट इतने बड़े जितने उसको दे दिए जाते हैं? वो बाजार से उसको बनवा कर लाने पड़ते हैं। 4 या 5 बच्चे मिलकर के उन पैसों को इकट्ठा करते हैं, फिर बनवा पाते हैं, फिर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं कराना चाहिए, पर एक अतिरिक्त बोझ जो पड़ रहा है उन पर, जो आउट ऑफ द वे है। एक 3 साल के बच्चे को जो एक्टिविटीज सिखानी चाहिए, कई बार विवाद भी होते हैं। किसी हिंदू बच्चे को सेंटा क्लॉज बना देते हैं तो विवाद हो जाता है, किसी अन्य बच्चे को कुछ और बना देते हैं तो विवाद हो जाता है। जब ये छोटी छोटी बातों पर आप विवाद कर सकते हैं, आम नागरिक सामाजिक संगठन जो भी जाकर बात कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अभिभावकों की हालत वो है कि जिन्होंने 3 महीने और 6 महीने की फीस जमा नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन स्कूल्स के स्टाफ को भी तो सैलरी देनी है, लेकिन जो उनके चार्जेस कम होने चाहिए थे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, जो उनके खर्चे कम हुए और जो स्टाफ है उसे भी आधी सैलरी या पूरी सैलरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि स्कूल की तो इलेक्ट्रिसिटी और साधन खर्च नहीं हुए, उस पर भी प्रशासन और सरकार चुप रही है। वो भी जबकि सीएम फंड आपका लिया गया है, पीएम केयर फंड लिया गया है सरकारी खातों से। यहाँ तक कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी 20 करोड़ रुपए फंड किया था सीएम केयर फंड में कोविड के दौरान, और डीजल और पेट्रोल और अन्य कई प्रोडक्ट्स में हम सेस दे रहे हैं अभी तक कोविड का। तब भी वो परिवार वंचित रहे और उनके बहुत सारे बच्चे जिनकी नौकरियां छूटी हैं, वो बेचारे फीस ना दे पाने के कारण से आज वो बच्चे छूट गए हैं। और अभी बात क्योंकि बच्चों की चली, स्कूल की चली, आगे भी बात करूंगा। एक ऐसी पीढ़ी आने वाले 10 साल के बाद तैयार होने वाली है जो अपने स्कूल से 2 या 3 साल अलग अलग कारणों से वंचित रह गई है। किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास फीस के लिए पैसा नहीं था, किसी के माँ बाप की नौकरी छूट गई। ये सब कुछ हुआ और संगठनों की उदासीनता की वजह से, सरकारों की उदासीनता की वजह से। वो जो इतना करोड़ 100 करोड़ रुपए अगर सीएम केयर फंड में लिया गया, उससे अगर स्कूलों को फंड किया जाता तो बहुत सारे बच्चे स्कूलों से वंचित ना होते, अभिभावकों और स्कूलों में कोई तनातनी ना होती, और आने वाले 10 साल में जो ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो 3 साल 4 साल और अभी पता नहीं, पेंडेमिक की बहुत अच्छे हालात नहीं है कि 5 साल स्कूल से गैप करके वो कैसा भारत तैयार होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक कॉलेजेस की आप बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज की आप बात करेंगे, मुरादाबाद आज भी 120 किलोमीटर दूर मेरठ और 100 किलोमीटर दूर बरेली और उसके अन्य आप जाएं आगरा या अलीगढ़ आप जाएं, अगर चारों तरफ आप देखेंगे, उत्तराखंड में भी आप देखेंगे तो हमारे चारों तरफ 100 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटीज हैं। पर मुरादाबाद जो बहुत ही राजनीतिक रूप से अपनी बहुत बड़ी एक ताकत और कुवत रखता है, बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, आज भी सरकारी यूनिवर्सिटीज का अभाव है। जबकि 2007 में भारत सरकार की यह नीति थी जिसमें राजस्थान में जगह जगह यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, और 2020 तक भारत सरकार का जो प्रोग्राम था, नॉट इवन अ पार्टी ऑफ कांग्रेस बीजेपी किस सरकार का नहीं कह रहा हूं मैं, जो एक रूपरेखा होती है आने वाले 20 साल की आपकी क्या योजना क्या कार्यक्रम है, तो 2020 तक 20,000 यूनिवर्सिटीज खोलने का लक्ष्य था। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने के एवज में उन सरकारी यूनिवर्सिटीज को अभी भी रोका जा रहा है। साथ ही अगर सरकारी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो उनका शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी और एक अच्छे कम लागत के अंदर अच्छे रेपुटेटेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मुरादाबाद का छात्र भी पढ़ सकता है। साथ ही साथ आज हम मेडिकल का छात्र यहाँ नहीं तैयार कर पा रहे हैं और बहुत सारे छात्र हमारे टेक्निकल कोर्सेज के छात्र यहाँ नहीं बन पा रहे हैं। पहले के समय में अगर हम देखें, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोई भी प्रतिनिधि रहे हो, पहले हमारे पास में ITI मुरादाबाद के अंदर है, बहुत सारी चीजें हमारे मुरादाबाद के पास है, लेकिन मुरादाबाद में आज 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो है, पर सरकारी यूनिवर्सिटीज कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री लाने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। तो अभी मुरादाबाद में क्या, अभी पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल हमारे सर पर है। तो
मुरादाबाद में तो हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम 2022 में आप विधानसभा में विधायक बनने का मौका दे, तो आप मुरादाबाद के कौन से मुद्दे हैं जो उठाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, ऐसी कौन सी बदलाव है जो आप देखते हैं कि 2022 में आए, जो हमारी मुरादाबाद की जनता बेसिकली चाहती है? देखिए, किसी भी नागरिक के लिए, और आपने जिस सापेक्ष परिपेक्ष में मुझसे पूछा है, एक प्रतिनिधि का ये एक परिवार की तरह जैसे एक बेटे का ध्येय होता है, वैसे ही एक नागरिक का अपने क्षेत्र के प्रति और एक प्रतिनिधि का अपने क्षेत्र, अपनी जनता, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा के प्रति एक मूल कर्तव्य होता है कि किसी भी तरह की कमी की वजह से उस क्षेत्र के जीवन स्तर, उस क्षेत्र के शैक्षिक स्तर, उस क्षेत्र के विकास में कोई भी अवरुद्ध पैदा ना हो। आप बात मुरादाबाद की मुझसे अगर कर रहे हैं, तो आज मुरादाबाद कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, और विशेषकर मुरादाबाद, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आज स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन में आज ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा रोल है। आप दिल्ली में देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आज आम बच्चा जानता है। हमारे मुरादाबाद में जितना रेवेन्यू, दोबारा बात रेवेन्यू की आती है, हमारा आरटीओ विभाग, मुरादाबाद जिले का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आरटीओ विभाग लगभग 3 महीने के अंदर भी और 6 महीने के अंदर भी 10,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड करता है। अरबों रुपया टैक्स मुरादाबाद के नागरिक का जा रहा है। और अगर यातायात को सुचारू रूप से चलाना, जिसमें कि अगर यातायात सुचारू अगर होता है तो पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल की वेस्टेज कम होगी और आम नागरिक का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो पहला बिंदु तो ये है। दूसरा, आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड 1 करोड़ आबादी का राज्य, उसके अंदर आज एम्स की सौगात उसको ऋषिकेश के अंदर मिली है। आज मेरठ का और जगह का और स्टेट की मैं बात आपसे करूं तो वहां भी एम्स है। तो मैं मुरादाबाद की अगर सीधी स्पष्ट बात करूं तो ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। बट वी आर इन द 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इन 75 सालों में दिल्ली के 150 किलोमीटर दूर अगर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस नहीं पहुंच पाया है, तो मैं अगर मुरादाबाद का विधायक चुन करके आता हूं तो सबसे पहले मुरादाबाद के स्वास्थ्य के लिए, मुरादाबाद की शिक्षा के लिए, मुरादाबाद की यातायात व्यवस्था के लिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सरकारी कार्यक्रम नीति आयोग जो पॉलिसी बना के भारत सरकार को देता है, भारत सरकार प्रदेश को, प्रदेश जिले को, जिला ब्लॉक तक वो योजनाएं जाती है, पर दलालों के कारण से और अन्य कारणों से उन योजनाओं का लाभ वंचित परिवारों को और वास्तविक पात्रों को नहीं मिल पाता है। अगर मैं मुरादाबाद का विधायक चुन करके आता हूं और विधानसभा पहुंचाने का काम मुरादाबाद की जनता अगर करती है, तो एक ऐसा ऐप बनाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जिसमें आज आधार हमारा एक ऐसा यूनिक आईडी है जिससे आप हर जगह जुड़े हैं। इवन आप टेलीविजन देखते हैं जिसमें आपकी इनपुट कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन वहां भी आप आधार से जुड़े हैं। तो वहाँ शिक्षा से लेकर के, एडमिशन से लेकर के, अन्य कामों से लेकर के, ट्रैफिक इश्यूज से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के, और विशेषकर योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ, जो सरकारी पैसा देश, नागरिक और वंचित परिवारों, पात्रों के लिए जो आता है, एक एक परिवार को एक एक योजनाओं का लाभ दिलाने का काम मुरादाबाद के विधायक के रूप में मैं करने का कार्य करूंगा, और ये मेरा ध्येय और कर्तव्य भी बनता है।